FIR, ये वर्ड आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? हाँ, आप इसकी फुल फॉर्म तो जरूर जानते होंगे, जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन क्या इसका असली मतलब जानते हैं? अगर नहीं तो घबराइए मत, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि FIR होती क्या है, FIR कितने तरह की होती है, FIR क्यों होती है, FIR कब होती है, कौन लिखता है, क्यों लिखता है, कैसे लिखता है, किसकी इंफॉर्मेशन पे लिखता है, और भी बहुत कुछ। तो अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं ये सारी चीजें कवर करूंगा और आपको FIR की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि जो FIR है वो बस क्रिमिनल मैटर्स में होती है, सिविल में नहीं होती। दूसरी बात, क्रिमिनल में भी ये कॉग्निजेबल मैटर्स में होती है, नॉन कॉग्निजेबल में नहीं होती। अब ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल है क्या, तो सिंपल भाषा में समझा दूं, कॉग्निजेबल मैटर्स वो होते हैं जो थोड़े सीरियस नेचर के होते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो नॉन कॉग्निजेबल मैटर्स होते हैं वो थोड़े कम सीरियस नेचर के होते हैं। ये सब फर्स्ट शेड्यूल में CRPC के प्रोवाइड कर रखा है, पूरी लिस्ट दे रखी है। उसके बाद कॉग्निजेबल में तो FIR होती है, दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बट जो नॉन कॉग्निजेबल मैटर्स होते हैं उसके अंदर NCR होती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अब अगर कहीं भी कोई भी क्राइम कमिट हुआ तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले एक पुलिस ऑफिसर को दी जाएगी। वो इंफॉर्मेशन एक कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होनी चाहिए। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहली बार जब कोई पर्सन किसी पुलिस ऑफिसर को जाके उस क्राइम के बारे में बताता है कि हाँ जी ऐसा कोई क्राइम कमिट हुआ है, पहली बार जब वो बताता है तो वो फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम मानी जाती है। अब वो इंफॉर्मेशन ओरल भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है। अगर वो ओरल है तो ये उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है जिसे वो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उसे राइटिंग में लिखे, और जो इंफॉर्मेशन लेके आया है यानी कि जो पर्सन वो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको वो पढ़ के सुनाए, उसे दिखाए कि हाँ भाई जो मैंने लिखा है वो वही है जो तुमने मेरे को बताया। उसके बाद उस इंफॉर्मेंट के साइन भी जरूर होने चाहिए उस FIR के ऊपर। अब हर पुलिस स्टेशन में एक जनरल डायरी होती है, तो कभी भी FIR लिखी जाती है तो उसके बाद ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि उस FIR का सब्सटेंस जो भी उस FIR के अंदर लिखा हुआ है वो उस जनरल डायरी के अंदर नोट कर दे। उस पुलिस ऑफिसर की एक और ड्यूटी होती है कि जब भी कोई FIR लिखे तो उस FIR की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को दे दी जाए। FIR की फ्री कॉपी इन्फॉर्मेंट को देना ये सेक्शन 154 का क्लॉज 2 प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो चीज है ये बस एक डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी इन्फॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी नहीं दी FIR की तो उससे FIR की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, FIR वैलिड रहेगी। अब 1992 में एक केस आया था, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजन लाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक FIR रजिस्टर करने के अलावा। मतलब कि अगर कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस की उसे इंफॉर्मेशन मिली है तो उसे FIR रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लॉजिंग ऑफ FIR। ऑब्जेक्ट क्या है FIR लिखने का, क्यों लिखी जाती है FIR? तो बता दूं कि सबसे पहला रीजन ये है कि इलाके का जो DM है, इलाके के जो DSP हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचे कि हाँ भाई आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई क्राइम कमिट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलाके में पीस और हार्मनी बनी रहे, कोई क्राइम कमिट ना हो। हमारा दूसरा पॉइंट है जुडिशियल ऑफिसर्स। उन जुडिशियल ऑफिसर्स के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचे जो उस केस को ट्राई करेंगे। अब उन जुडिशियल ऑफिसर के सामने वो एक्यूज पेश किया जाएगा तो उन्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि उसने क्या क्राइम किया है। तो कैसे पता चलेगा? उस FIR से पता चलेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा सेफ गार्डिंग द एक्यूज। अब आप सोच रहे होंगे सेफ गार्डिंग द एक्यूज, यहाँ विक्टिम नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ये सही लिखा है एक्यूज। एक्यूज वो होता है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसने ये क्राइम कमिट किया है। अब एक बार FIR लिख दी, अब मान लीजिए जो विक्टिम है या फिर जो इन्फॉर्मेंट है, अगर वो फ्यूचर में जाके अपनी FIR से अपनी जो स्टेटमेंट उसने दी है उससे बदल जाता है और भी कुछ बड़ा चढ़ा के कुछ क्राइम बताने लगता है कि इसने इसके साथ ये भी किया वो भी किया, तो फ्यूचर में जो भी सब्सिक्वेंट एडिशन या वेरिएशन उस FIR में होगा उससे उस एक्यूज को बचाने के लिए ये FIR लिखी जाती है। उसके बाद FIR लिखने के बाद ही हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करती है वो FIR लिखने के बाद ही स्टार्ट करती है।
अब हम देखेंगे कि एफआईआर कौन फाइल करा सकता है, हु कैन फाइल एफआईआर। तो मैं आपको बता दूं कि एफआईआर कोई भी पर्सन फाइल करा सकता है जिसकी नॉलेज में किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमिट होना आया हो। वो पर्सन एक विक्टिम भी हो सकता है जिसके खिलाफ वो ऑफेंस हुआ है, वो विक्टिम का कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, वो कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने वो ऑफेंस होते हुए विटनेस किया हो। मान लीजिए एक आदमी सड़क से जा रहा है, उसने देखा कि सामने एक आदमी क्राइम कमिट कर रहा है। अब वो पर्सन उसके साथ तो कमिट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो पुलिस स्टेशन में जाके ये बता सकता है कि फलानी जगह पे उस आदमी ने ऐसा एक ऑफेंस कमिट किया। उसके बाद वो ऑफेंडर खुद भी हो सकता है। मान लीजिए एक आदमी ने कोई क्राइम कमिट किया, अब वो खुद भी जाके पुलिस स्टेशन में जाके कन्फेस कर सकता है कि जी हाँ, मैंने एक क्राइम कमिट किया है, एफआईआर लिखी है। हाँ जी, कर सकता है। उसके बाद है हु केम टू नो ऑफ द ऑफेंस। मान लीजिए एक आदमी है, अब उसकी नॉलेज में एक ऐसी बात आई कि दूसरे बंदे ने एक क्राइम कमिट किया है, उसने देखा नहीं है, बस उसकी नॉलेज में आई है ये बात। उसने वो ऑफेंस होते हुए नहीं देखा, बस उसे पता चला है कहीं से कि ऐसा ऐसा एक शख्स ने कोई क्राइम कमिट किया है। वो फिर भी जाके पुलिस स्टेशन में वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर की जा सकती है। उसके बाद है पुलिस ऑफिसर। जी हाँ, एक पुलिस ऑफिसर खुद भी एक एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। तो अभी हमने बात करी थी कि एक एक्यूज क्या बोले, एक ऑफेंडर भी जाके पुलिस स्टेशन में बोल सकता है कि जी हाँ, मैंने एक ऑफेंस कमिट किया है और आप एफआईआर लिख लीजिए। उसे बोलते हैं कन्फेशनल एफआईआर। अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये जो कन्फेशनल एफआईआर है, उसे उस ऑफेंडर के खिलाफ यूज नहीं किया जा सकता इन लाइट ऑफ सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 ये बोलता है कि अगर कोई एक्यूज जो है, कोई या फिर कोई पर्सन है, वो किसी पुलिस ऑफिसर के आगे कन्फेस करता है कि हाँ भाई मैंने जुर्म किया है, तो उस कन्फेशन को माना नहीं जाता। क्यों नहीं माना जाता? आप समझदार हैं, आप जानते हैं। कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन से कन्फेशन मिनटों में निकलवा सकता है, उसको मारपीट करके। इसीलिए सेक्शन ऐड किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में, ताकि कोई भी पुलिस ऑफिसर फोर्सफुली किसी से भी कोई कन्फेशन ना उगलवा सके। लेकिन उसके बाद हम अगर देखें तो ये सेक्शन 27 में रेलिवेंट है। सेक्शन 27 ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर को कुछ कन्फेशन दे रहा है, वो तो माना नहीं जाएगा, लेकिन अगर उस कन्फेशन में कुछ ऐसी बात है, मान लीजिए अगर उसने बोला कि हाँ जी, ए को मैंने मारा है और मार के मर्डर वेपन मैंने पीछे गार्डन में छुपा दिया, तो ये जो बात है कि मैंने मारा है, ये तो कन्फेशन माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो मर्डर वेपन मिल गया तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये माना जाएगा कि हाँ भाई, उसने कन्फेस किया कि मैंने मारा और मैंने वेपन वहां छुपा दिया और वहां से उस वेपन की डिस्कवरी हुई। तो अगर वो वेपन मिलता है उस जगह पे, तो बस उस वेपन की जो डिस्कवरी है उतना पार्ट रेलिवेंट माना जाएगा कि हाँ भाई, उस वेपन की डिस्कवरी हुई है, इसका मतलब उसकी नॉलेज में था कि वो वेपन वहां पे है और उसमें वेपन से मर्डर हुआ है। बट ये कन्फेशन जो उसका होगा कि हाँ भाई मैंने मारा है, वो रेलिवेंट नहीं होगा। ये प्रूव करने के लिए बाकी दूसरे एविडेंस लाए जाएंगे कि हाँ भाई उसी आदमी ने मारा है। अब अगर कोई पर्सन किसी क्राइम की इंफॉर्मेशन लेके किसी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, तो कई बार ऐसा होता है कि उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज या फिर जो पर्सन इंफॉर्मेशन लिखता है, एफआईआर रजिस्टर करने बैठा है वहां पे, वो बोल देता है ये मैटर हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन जाइए। जब आप दूसरे पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो बोल देता है तीसरे जाइए, ऐसे ही आपको चक्कर कटाए जाते हैं। तो क्या सोल्यूशन है उसका? उसका सोल्यूशन है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर में कोई भी पुलिस स्टेशन एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। उसका जुरिस्डिक्शन में होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। अगर आप एक क्राइम की इंफॉर्मेशन लेके एक पुलिस स्टेशन गए हैं, तो उस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज की ये ड्यूटी है कि वो आपकी एफआईआर रजिस्टर करे। अब अगर वो उसके जुरिस्डिक्शन में है तो नॉर्मल एफआईआर लिख लेगा, लेकिन अगर वो मैटर उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, किसी और पुलिस स्टेशन के, यानी कि हिंदी में बोले तो किसी और थाने के जुरिस्डिक्शन में आता है, तो वो उस एफआईआर का सीरियल नंबर 0 डाल देगा। वैसे पूरा सीरियल नंबर से लिखी जाती है कि आज कितनी एफआईआर है, 1 2 3 4 20 50 ऐसे। लेकिन अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई है जो उस थाने के एरिया के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, तो उस इंफॉर्मेशन का सीरियल नंबर 0 डाला जाएगा। अब इसकी वजह यह है कि अब उसने रजिस्टर तो कर ली है, एफआईआर तो लिख ली है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो वही पुलिस ऑफिसर करेगा, उसी थाने का करेगा जिस थाने में वो क्राइम कमिट हुआ है। ये बस इंफॉर्मेशन लिखेगा, ये इंफॉर्मेशन लिख के उस थाने में ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा कि मेरे पास ऐसी एक इंफॉर्मेशन आई है कि आपके जुरिस्डिक्शन में कोई क्राइम कमिट हुआ है
और अब आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको ये मना नहीं कर सकता कि इस थाने के जुरिस्डिक्शन में नहीं पड़ता है ये मैटर, तो आप किसी और दूसरे थाने में जाइए। उसे आपकी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, आपके लिए उसे एफआईआर लिखनी पड़ेगी, और उस एफआईआर को बोलते हैं जीरो एफआईआर। उसके बाद केस आता है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनाती रमूबा। इस केस में क्या हुआ था, हमारे हवलदार साहब ने ऐसा ही किया था। एक बंदा इंफॉर्मेशन लेके गया कि मैंने क्राइम कमिट होते हुए देखा है, या मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ कोई क्राइम कमिट हुआ है। हवलदार साहब ने बोला कि ये मैटर तो हमारे जुरिस्डिक्शन में आता नहीं, आप जाइए दूसरे पुलिस स्टेशन में, उस जगह पे ये मैटर आता है। बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट तक, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो हवलदार साहब ने काम किया है ना, कि चक्कर कटवाए हैं, ये आपकी ड्यूटी के पार्ट पे नेग्लिजेंस है। आपको अलाउड नहीं है ऐसे किसी को कहीं और भेजना। अगर कोई आदमी आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आया है किसी क्राइम की, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप रजिस्टर करें उस इंफॉर्मेशन को और उसके बेसिस पे एफआईआर तैयार करें। अब हम बात करेंगे डिलेड लॉन्च्ड एफआईआर की। क्राइम तो अब कमिट हुआ, लेकिन एफआईआर कराई बहुत लेट। अब मान लीजिए आज आपके किसी ने पैसे चुरा लिए, आज तो आपने कंप्लेंट करी नहीं, 2 साल बाद सो के जाग रहे हैं और जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, बोल रहे हैं कि उस बंदे ने मेरे पैसे चुरा लिए। तो ऐसे केसों में कहीं ना कहीं उस एफआईआर की वेटेज कम हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास एक सेटिस्फैक्टरी रीजन है कि हाँ भाई इसलिए मैं उस टाइम एफआईआर नहीं करा पाया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पर्सन है ए, उसको एक एफआईआर लॉन्च करानी है, लेकिन पिछले 2 साल से वो कोमा में है, एफआईआर नहीं करा पाया, ये एक सेटिस्फैक्टरी रीजन है। इस केस में उस एफआईआर की वेटेज लूज नहीं होगी। अब हम देखेंगे एक केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं ना, इनमें अगर एफआईआर डिले हो जाए, देर से लॉन्च करी जाए, इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन को देर से दी जाए, तब भी उनकी वेटेज कम नहीं मानी जाती, उनकी वेटेज कम नहीं की जाती। क्योंकि ऐसे केसेस में माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो विक्टिम है वो पुलिस स्टेशन जाने से डरता है, वो अपनी या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स की इज्जत को लेकर थोड़ा सा डरता है। इसलिए इन केसेस में जितनी भी डिले हो जाए वो एफआईआर की वेटेज पे ज्यादा फर्क नहीं करती। अब हम एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू जानेंगे, यानी कि क्या एफआईआर एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, क्या इसके बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है? तो नहीं, एफआईआर एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। एफआईआर के सोली बेसिस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई पर्सन किसी पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन लेके गया कि ए ने कुछ क्राइम किया, वो बात कोर्ट में पहुंचा, मैटर कोर्ट में पहुंचा, ट्रायल चल रहा, तो बस एफआईआर के बेसिस पे, ये तो नहीं कि हाँ भाई उसने एफआईआर कराई है तो इसका मतलब इसने क्राइम किया है, ऐसा तो नहीं। उसके लिए बाकी एविडेंस आएंगे, लोग विटनेस देखे जाएंगे, गवाही होगी, ये सारा प्रोसीजर होता है। तो बस एक एफआईआर के बेसिस पे किसी को कन्विक्शन नहीं होता। उसके बाद ये 2 केस आए थे। पहला है दामोदर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1970, उसके बाद है हासिफ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1972। इन 2 केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एफआईआर एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो नहीं है, लेकिन एफआईआर को कोरोबरेट किया जा सकता है सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, या फिर कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस के तहत। इसका मतलब ये होता है कि जो एफआईआर लिखी गई है, जिस पर्सन ने वो इंफॉर्मेशन दी है, तो 157 के तहत उसको मैच किया जा सकता है कि आज उसने उस दिन एफआईआर लिखी थी, अब कोर्ट में बुलाकर पूछा जा सकता है कि हाँ भाई दोबारा बताओ कि क्राइम क्या है। अब उसने सेम चीज बता दी, हाँ भाई मैचिंग कर रही है दोनों चीजें, एफआईआर में भी सेम लिखा है, इसमें जो आज बोल रहा है वो भी सेम है, तो हो गई कोरोबरेट। अगर कोरोबरेट नहीं हुई तो हो जाएगी कॉन्ट्राडिक्ट। अगर अलग अलग बातें बोल दी तो 145 के अकॉर्डिंग हो जाएगी कॉन्ट्राडिक्ट। अब हम सेकेंड एफआईआर के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक पर्सन है ए, वो पुलिस स्टेशन जाता है, वहां पे बोलता है कि बी ने एक क्राइम कमिट किया है, आप एफआईआर लिखिए। पुलिस ऑफिसर जो है उस स्टेशन के, वो एफआईआर लिख लेते हैं, वो घर चला जाता है। अगले दिन वो फिर से आ जाता है और सेम क्राइम के लिए जिसकी एफआईआर वो ऑलरेडी कल लिखवा चुका है, दोबारा से लिखवाता है पुलिस स्टेशन में कि हाँ जी बी ने ऐसा क्राइम कमिट किया है, लेकिन एफआईआर तो कल भी लिखवा चुका उस क्राइम के लिए, आज फिर लिखवा रहा है, तो जो सेकंड एफआईआर होगी ना वो इल्लीगल होगी, नॉट वैलिड वगैरह कुछ नहीं, इल्लीगल मानी जाएगी। अब एफआईआर ऑन टेलीफोन के बारे में समझते हैं। मान लीजिए पुलिस स्टेशन में फोन पहुंचता है, एक इमरजेंसी कॉल है कि फलानी फलानी जगह पे ऐसा ऐसा क्राइम कमिट हुआ है, या फिर मेरे साथ कुछ ऐसा क्राइम कमिट हुआ है। मान लीजिए किसी आदमी ने किसी का मर्डर अटेम्प्ट किया, वो इस हालत में है, एकदम से उसने कॉल लगाया पुलिस स्टेशन में कि मेरे को बचाओ, उस आदमी ने मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, मेरी जान कभी भी जा सकती है, मेरी जान को खतरा है, मैं मर सकता हूँ, मेरी हालत खराब है। अब क्या इसे एफआईआर कंसीडर किया जा सकता है?
तो मैं आपको बता दूं, अगर वो इन्फॉर्मेशन क्रिप्टिक या एम्बिगुअस है, यानी कि फोन के सिग्नल नहीं आ रहे, टूटी फूटी आवाज सुनाई दी, पुलिस वाले को ठीक से समझ नहीं आया कि सामने वाला पर्सन क्या कहना चाह रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, तो उसे एफआईआर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर है, पुलिस ऑफिसर को एकदम क्लियर पता चल गया है कि क्या ऑफेंस कमिट हुआ है, कहाँ हुआ है, किसके साथ हुआ है, कब हुआ है, किस टाइम हुआ है, और उसके बेसिस पे वो पूरी इंफॉर्मेशन लिख सकता है, तो वो एफआईआर की कैटेगरी में माना जाएगा और एक वो वैलिड एफआईआर मानी जाएगी। इसके ऊपर हमारा एक केस लॉ भी है, सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो है 2013 का केस लॉ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, अगर कोई क्रिप्टिक या फिर एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन मिलती है फोन के द्वारा, तो उसे एफआईआर नहीं माना जाएगा। एफआईआर तभी माना जाएगा जब वो इन्फॉर्मेशन एकदम क्रिस्प एंड क्लियर हो, पुलिस ऑफिसर को एकदम समझ आ गया हो कि क्या क्राइम हुआ है, किसने किया है, कब किया है, क्यों किया है, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई हो, तभी वो एफआईआर कंसीडर करी जाएगी। अगर उसे समझ ही नहीं आया भाई क्या बोल रहा है सामने वाला, तो एफआईआर कैसे मानी जाएगी। तो अब हम एफआईआर के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम जान चुके हैं कि एफआईआर क्या होती है, किस लिए होती है, कौन कराता है, क्यों कराता है, कौन लिखता है, क्यों लिखता है, कब लिखता है, कितनी तरह की एफआईआर होती है। हमने केस लॉ भी पढ़े। तो टू राउंड इट अप, अब आप एफआईआर के मामले में एक्सपर्ट बन चुके हैं। आप किसी को भी बता सकते हैं कि एफआईआर क्या होती है, उसके सारी पूरी बारीकी से डिटेल्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख के अपने सुझाव बताइएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। अगर आप हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं कि क्या होता है ये, तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करिए। बाकी क्रिमिनल लॉज की वीडियोस देखनी है तो राइट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।